हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन। 1936 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए हैं WM एल्सेज़र। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो मूविंग न्यूट्रॉन है उनके साथ भी डी ब्रोगली वेव एसोसिएट करती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी किया तो वो इलेक्ट्रॉन जैसा उनको डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला। अब देखिए, हमारे पास जो रिलेशन होता है डी ब्रोगली वेव का मोमेंटम के साथ, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p को हम लिख सकते हैं m/v। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात होती है तो मास आएगा न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन के लिए मैं n सबस्क्रिप्ट में लिख सकती हूँ और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पे। अब हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन का मास है ना वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, हैवी होते हैं न्यूट्रॉन्स। लगभग 2000 टाइम्स होते हैं इनका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। तो वेवलेंथ जो है इनकी फिर इसका मतलब 1/2000 टाइम्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जब सेम वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस रिलेशन से पता लग रहा है ना कि लैम्डा और m एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास 2000 टाइम्स ज़्यादा है तो लैम्डा 2000 टाइम्स लेस भी होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से। तो एक हमारे पास रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√of 2me, बिकॉज p की वैल्यू √2me होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास पुट कर दें, h पुट कर दें, तो ओवरऑल ये रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.28/√e। यहाँ पे जो लैम्डा है इसे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी, और इलेक्ट्रॉन को जब हम ये जो E एनर्जी है ना, इसको अगर हम पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, अगर एनर्जी को इस रिलेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पुट करें तो लैम्डा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो चाहे आप सिर्फ यही ध्यान रख लो, इसमें जो भी वैल्यू आपको है गिवन ई की और मास न्यूट्रॉन का आपको पता ही है, तो वो पुट कर सकते हो डायरेक्टली, चाहे शॉर्ट में ना करो ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखिए, ये था उन्होंने क्या देखा कि जब हम यहाँ पे एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चल रहे हैं न्यूट्रॉन की, उस केस में वेवलेंथ आई थी 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियाई के थ्रू स्कैटर्ड हो रहे थे, तो जिस वजह से उनको डाइफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ पे मिल रहा था। अब जो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसको मेजर कैसे करें हम? एक क्रिस्टल रख के और एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर का यूज़ करके। तो वो देखिए क्या अरेंजमेंट उन्होंने यूज़ की थी। एक क्रिस्टल लिया, यहाँ पे एक क्रिस्टल दिखाया हुआ है, और ये न्यूट्रॉन डिटेक्टर, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल डिटेक्टर का यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, तो अब जो है ये अरेंजमेंट है एक्सरे डिफ्रैक्शन अपरेटस जैसी है बिल्कुल, सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे डिटेक्टर का यूज़ किया गया क्योंकि न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना है। यहाँ पे क्रिस्टल और डिटेक्टर को इस वे से उन्होंने टर्न किया कि जो दो एंगल है हमारे पास थीटा के, वो इक्वल आए। ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल जो थीटा बन रहा है और एक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हों, इस वे से क्रिस्टल और न्यूट्रॉन डिटेक्टर को सेटअप किया था उन्होंने दोनों को। तो जो रिफ्लेक्शन हुई थी क्रिस्टल से वो तभी हुई थी जब लैम्डा और थीटा ब्रैग रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा रिलेशन जब सेटिस्फाई हो रहा था ना, तभी रिफ्लेक्शन हो रही थी। ठीक है, तो फिर जो है उन्होंने देखा कि जो न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन है ये एक बहुत ही यूज़फुल मेथड रहा था उनके लिए, क्योंकि इससे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते थे। जो ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं जिनमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है ना, उनकी स्ट्रक्चर को हम न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन ये मेथड का यूज़ करके ईजिली स्टडी कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्कैटरिंग होती है ना हाइड्रोजन के थ्रू, वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू हैवी एटम के। अब न्यूट्रॉन तो हैवी है एक्सरेज से और इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए न्यूट्रॉन का यूज़ करके जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन के थ्रू जो हम डाइफ्रैक्शन स्टडी करते हैं वो बहुत अच्छे से स्कैटरिंग को स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ये जो न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, कोई सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो उस पर भी अप्लाई किया, तो उसमें भी उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो ये इसके जो दो मेन बेनिफिट है न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन के। फर्स्ट चीज़ कि इससे जो है हम ऑर्गेनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा कि इससे हम सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्रिटिकल एनर्जी। क्रिटिकल एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर
जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में एक्साइट करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एनर्जी। एक होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्रिटिकल एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल तब कहते हैं जब एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे एटम से। मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी मतलब वो जो अपने एटम से इलेक्ट्रॉन जस्ट रिमूव हो जाए, तब जो एनर्जी चाहिए वो उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखिए, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब इलेक्ट्रॉन, तब जो एनर्जी चाहिए वो तो क्रिटिकल है। जब ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी वाले लेवल, इंफिनिटी लेवल मतलब जस्ट आउट ऑफ द एटम आए इलेक्ट्रॉन, तब उसको जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब वो है एक्साइटेशन एनर्जी। ये एनर्जी वो रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कोई अनएक्साइटेड एटम है, वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, इंफिनिटी